बारे में बताया। उत्पादन के साधन कितने प्रकार, उत्पादन के साधन कितने होते हैं, उसमें एक एक करके आपको हम आगे व्याख्या करते जाएंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको भूमि के बारे में बताया था। अब आप देखिए श्रम किसे, तो देखिए आर्थिक उद्देश्य से किया गया श्रम कहलाता है, चाहे शरीर से किया जाए या मस्तिष्क से किया जाए, और जिसका उद्देश्य आर्थिक नहीं होता है उसको श्रम नहीं माना जाता है। अब देखिए, तो श्रम की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। श्रम की जो है कुछ विशेषताएं होती है। जैसे इसकी पहली विशेषता अगर देखा जाए, श्रम की विशेषताएं, पहली विशेषता है श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन है। श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन है। अब देखिए, तो इसको श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन, जितने भी उत्पादन के साधन हैं, चाहे भूमि आप ले लीजिए या पूंजी ले लीजिए, श्रम, संगठन, साहस, अब उसमें अगर देखा जाए कि श्रम ही ऐसा उत्पादन का साधन है जो सक्रिय है। सक्रिय उत्पादन का साधन वो होता है जिसको दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं है, अर्थात वो अपने आप उत्पादन कर सकता है। जैसे भूमि को निष्क्रिय साधन कहते हैं क्योंकि उसको किसी अन्य साधन की आवश्यकता है। अगर दूसरे साधन का उपयोग नहीं किया जाएगा तब तक वो उत्पादन कार्य नहीं करेगी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन है। इसकी दूसरी विशेषता यह है, श्रम की पूर्ति मजदूरी दर पर निर्भर करती है। श्रम की पूर्ति मजदूरी पर निर्भर करती है। अर्थात जब मजदूरी ऊंची है तो श्रम की पूर्ति अधिक, अब मजदूरी नीची है तो श्रम की पूर्ति कम। जैसे आपको जो है मांग का नियम पढ़ाया गया है, तो मांग का नियम बताता है कि किसी वस्तु की नीची कीमत पर मांग अधिक, ऊंची कीमत पर मांग कम। अब देखिए यहाँ पे देखा, लेकिन अगर देखा जाए तो श्रम की पूर्ति तो मजदूरी पर निर्भर करती है, लेकिन श्रम की पूर्ति वस्तु की तरह नहीं निर्भर करती है। क्योंकि श्रम अगर देखा जाए तो जैसे मजदूरी बढ़ती गई, श्रम की पूर्ति बढ़ती गई, मजदूरी बढ़ती गई, श्रम की पूर्ति बढ़ती गई। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि मजदूरी बढ़ने पर भी श्रम की पूर्ति नहीं बढ़ती, इसीलिए जो श्रम का पूर्ति वक्र होता है उस बिंदु के बाद पीछे की तरह पुनः उलट जाता है। इसकी तीसरी विशेषता है कि श्रम साधन भी है, साध्य भी है, अर्थात साधन साध्य दोनों है। श्रम साधन एवं साध्य दोनों है। साधन और साध्य दोनों, अर्थात साधन का तात्पर्य होता है कि जिसके माध्यम से कार्य किया जाए, साध्य का अर्थ होता है उद्देश्य, अर्थात श्रमिक स्वयं के लिए कार्य करता है और स्वयं के माध्यम से करता है, इसलिए श्रमिक साधन भी है और श्रमिक साध्य भी है। श्रम का पारितोषिक मजदूरी कहलाती है। श्रम का पारितोषिक मजदूरी होती है। अब देखिए, जो श्रम होता है उसी का जो पारितोषिक दिया जाता है उसी को मजदूरी कहते हैं। इसकी विशेषता है कि श्रमिक श्रमिक श्रम को बेचता है, स्वयं को नहीं। ये पांचवी विशेषता है, श्रमिक श्रम को बेचता है, श्रमिक श्रम को बेचता है, स्वयं को नहीं। अर्थात किसी श्रमिक काम करने से अपने श्रम को बेच देता है, व्यक्ति को नहीं बेचता। अगर कोई श्रमिक 8 से 2 बजे तक काम करता है तो इसका तात्पर्य उसने अपने 8 से 2 बजे के समय को बेच दिया है, स्वयं को नहीं बेच दिया है। अगली इसकी विशेषता है, श्रमिक में मोल भाव करने की शक्ति कम पाई जाती है। श्रमिक में मोल भाव करने की शक्ति कम पाई जाती है। अर्थात अब जैसा कि आपको जो है छोटी छोटी कक्षाओं में हिंदी में पढ़ा होगा, एक कहानी है जूलिया। तो जूलिया जब अपने मालिक के यहाँ काम करने जाती है, तो जब काम करती है तो मालिक उसके दिन नोट करता रहता है।
तो फिर उसका अंत में जब हिसाब करने बैठता है तो उसे कहता है कि उसका जो है हिसाब करने के लिए कि आप एक दिन प्लेट लाई थी, प्लेट टूट गई थी, प्लेट के पैसे काट दूंगा। 4 दिन आप लेट हो गई थी, इसलिए लेट के पैसे आपके काट दूंगा। तो जब जूलिया फपक फपक कर रोने लगती है तब उसको श्रमिक बताता है कि अपने आप को पहचानिए, अपने शक्ति को पहचानिए, मोल भाव करने की ताकत रखिए। अर्थात जिस श्रमिक श्रमिक में मोल भाव करने की शक्ति कम होती है तो यही कारण है कि श्रमिक को मजदूरी कम प्राप्त होती है। तो जिस श्रमिक में मोल भाव करने की शक्ति ज्यादा है उसको अधिक मजदूरी प्राप्त होती है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये आपकी श्रम की विशेषताएं हो गई। तो देखिए अब इसके बाद श्रमिक जो है आर्थिक उद्देश्य से किया गया प्रथम श्रम कहलाता है, चाहे शरीर से किया जाए और चाहे मस्तिष्क से किया जाए। अब श्रम 2 प्रकार का होता है। अगर देखा जाए तो शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम। तो शारीरिक श्रम आप हम उस श्रम को परिश्रम के अगर प्रकार देखते हैं, परिश्रम के प्रकार, श्रम के प्रकार, तो आपका शारीरिक श्रम हो जाएगा। शारीरिक आपका हो जाएगा मानसिक श्रम। अब देखिए तो शारीरिक श्रम क्या है, अर्थात देखिए जिस श्रम में जिसकी प्रधानता पाई जाती है। अब ऐसा कोई श्रम नहीं जिसमें शरीर मस्तिष्क दोनों का प्रयोग न किया जाए। जैसे अध्यापक अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहा तो कर तो मानसिक श्रम रहा है, लेकिन उसमें शरीर का प्रयोग कर रहा, हाथ पैर उसके चल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य जिस श्रम में जिसकी विशेषता पाई जाती है, शरीर की विशेषता पाई जाती है उसको हम शारीरिक श्रम कहते हैं। जैसे जैसे अगर देखा जाए तो किसान द्वारा खेत जोतना, या हम कह सकते हैं ड्राइवर आदि। अब इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सब शारीरिक श्रम, क्योंकि इसमें शरीर की प्रधानता रहती है। अब बात ध्यान देने वाली ये है कि बात ध्यान देने वाली हो जाती है कि अगर किसान अपने खेत में हल जोत रहा है तो इसको हम श्रम के श्रेणी में नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसको अपने खेत में जोतने से उसको कोई आर्थिक नगद लाभ प्राप्त नहीं होता है। बिना आर्थिक उद्देश्य से किया गया प्रदूषण नहीं कहा जाएगा। मानसिक श्रम वो श्रम कहलाता है जो है मस्तिष्क की प्रधानता रहती है। जैसे आपका डॉक्टर है, अध्यापक है, वकील है, ये सब मानसिक श्रम के अंतर्गत आते हैं, मस्तिष्क प्रधानता रहती है। लेकिन अब अगर इसमें ये कहा जा सकता है जैसे अगर डॉक्टर अपने बच्चे की सेवा कर रहा है तो इसको हम मानसिक श्रम के अंतर्गत नहीं लाएंगे। अध्यापक अगर अपने बच्चे को शिक्षा दे रहा है तो इसको हम मानसिक श्रम के अंतर्गत नहीं लाएंगे। अगर वकील अगर अपना मुकदमे की पैरवी कर रहा है तो इसको हम उसके अंतर्गत माथा श्रम के अंतर्गत नहीं लाएंगे। अब देखिए तो श्रम के बदले श्रमिक को जो प्राप्त होता है, पारितोषिक प्राप्त होता है, इसको हम क्या कहते हैं, मजदूरी। अगर देखा जाए तो मजदूरी 2 प्रकार की होती है, मजदूरी 2 प्रकार की होती है। पहला आपका होता है नकद मजदूरी, नकद मजदूरी। दूसरा आपका होता है असल मजदूरी। असल मजदूरी कह सकते हैं, हम इसको वास्तविक कह सकते हैं, वास्तविक मजदूरी कह सकते हैं। नकद मजदूरी, असल मजदूरी। तो नकद मजदूरी क्या है, तो नकद मजदूरी वो मजदूरी कहलाती है जिसको कार्य करने के बदले पैसे के रूप में, मुद्रा के रूप में, द्रव्य के रूप में भुगतान किया जाता है। तो उस मजदूरी को नकद मजदूरी कहा जाता है। जैसे अध्यापक की सेवा के बदले दिया गया मूल्य नकद मजदूरी कहलाएगा। डॉक्टर की सेवा के बदले दिया गया मूल्य नकद मजदूरी कहलाएगा। इंजीनियर की सेवा के बदले उसको प्रदान किया गया मूल्य नकद मजदूरी कहा जाएगा। असल मजदूरी वो मजदूरी कहलाती है असल मजदूरी वो मजदूरी कहलाएगी हम उन सेवाओं को प्राप्त करते हैं जो हम जिनको नगद मजदूरी से क्रय करते हैं। अगर हमको वो सुविधाएं प्राप्त होती है तो हम उसको असल मजदूरी कहते हैं। जैसे अगर विद्यालय में रहता हुआ कोई चौकीदार, विद्यालय का प्रबंधक अगर उसको भोजन की व्यवस्था है, मकान की व्यवस्था है, उसके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था है, अर्थात वो चीजों को क्रय कर उन चीजों का लाभ पा रहा है जो नगद मजदूरी से जिन चीजों को क्रय करता है।
तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, असल मजदूरी कहते हैं। अंतर ये है नकद मजदूरी असल मजदूरी में, नकद मजदूरी में श्रमिक की औकात की जानकारी नहीं की जा सकती है और असल मजदूरी में श्रमिक की औकात की जानकारी की जा सकती है। अब इस रास्ते से जैसे अगर हम जिस श्रमिक को जिस रूम में रखे हैं उसी रूम में आपको पता है कि किस प्रकार के रूम में रह रहा है, हवादार है रूम कि हवादार नहीं है, किस प्रकार का भोजन कर रहा है, मोटा अनाज कर रहा है, अगर हम मोटा अनाज दे रहे हैं तो मोटा अनाज का भोजन करता है, अगर हम उसको मोटा कपड़ा देते हैं तो मोटे कपड़े, उद्यमी अगर उसको या व्यापारी मोटा कपड़ा दे रहा है तो मोटा कपड़ा वो पहनता है। जिस प्रकार के विद्यालय में उसको बच्चों को शिक्षा के लिए भेजता है, जिस प्रकार के हॉस्पिटल में उसके बच्चों की सेवाओं के लिए भेजता है, तो उस प्रकार अगर देखा जाए तो इसमें असल मजदूरी में श्रमिक की हैसियत का ज्ञान होता है, जबकि नकद मजदूरी में श्रमिक की हैसियत का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि श्रमिक कहाँ रह रहा है, 4 मंजिल की इमारत में रह रहा है, पुट्टी लगी है या नहीं लगी, कि झोपड़ी में रह रहा है, इसलिए इसका ज्ञान नहीं होता है। इसलिए अगर देखा जाए तो नकद अगर देखा जाए लाभ से ज्यादा असल मजदूरी नकद मजदूरी की तुलना में अगर देखा जाए तो असल मजदूरी में ज्यादा पाया जाता है।